गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बीए फाइनल ईयर के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पहले दिन कक्षा में स्वागत है। पहले दिन हम हमारे पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे जिसे आपको अपने इस शैक्षणिक सत्र 20-21 में पढ़ना है। पहला पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर की पहली यूनिट में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, उसकी प्रकृति, क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किन किन विषयों के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसका अध्ययन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विभिन्न उपागम, आदर्शवाद, यथार्थवाद का भी अध्ययन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख कर्ता राष्ट्र, मतलब उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें राज्य व अन्य जो गैर सरकारी संस्थाएं और यूएनओ वगैरह हैं उन सब का अध्ययन किया जाएगा। दूसरी इकाई में राष्ट्रीय शक्ति किसे कहते हैं, उसका क्या अभिप्राय है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति बनाए रखना, शक्ति का विस्तार और शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति संतुलन, अभिप्राय, लक्षण और शक्ति संतुलन बनाए रखने के तरीके क्या क्या हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। शक्ति संतुलन का अर्थ होता है विश्व में शक्ति है उसे दो भागों में बांटना। जिस तरह से तराजू होता है उस तराजू में दो पक्ष होते हैं, उसी प्रकार शक्ति संतुलन सिद्धांत मान के चलता है कि विश्व दो गुटों में बटा होगा और दोनों में समान रूप से शक्तियाँ होगी और उस शक्ति संतुलन के क्या अर्थ हैं, क्या लक्षण हैं, उसके विश्व राजनीति में क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद आपको इकाई 3 में है शीत युद्ध। शीत युद्ध है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ। ये एक तरह का वैचारिक युद्ध था, इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ आमने सामने, प्रचारात्मक और विचारात्मक युद्ध था। इस युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध के क्या कारण थे और शीत युद्ध की किस प्रकार से था, फिर उसके अंदर हम देखेंगे शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद आरंभ होकर ये माने कि 1945 के आसपास से आरंभ हो गए। एग्जैक्ट डेट नहीं आरंभ होने के, कुछ विचारक इसे 1917 में रूस के अंदर साम्यवाद के उद्देश्य ही मानते हैं और कुछ विचारक दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मानते हैं। तो उसके और ये है 1991 तक चला, सोवियत संघ के विघटन तक चला। तो फिर शीत युद्ध के अंदर क्या क्या गतिविधियां हुई, शीत युद्ध के लिए उसके बीच में एक देतांत आया। शीत युद्ध जो शांत अवस्था में हो गया उस अवस्था को देतांत कहा गया। फिर शीत युद्ध के अंत के लिए क्या क्या समझौते किए गए, किस प्रकार अंत हुआ, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट विचारधारा है आपके गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, जैसे कि हमने पढ़ा, अभी शीत युद्ध में विश्व दो भागों में बंट गया। अब गुट निरपेक्षता में दोनों गुटों से अपने आप को स्वतंत्र रह के निष्पक्ष रखकर एक नई विदेश नीति का संचालन करना। ये जो आंदोलन है ये 1961 से शुरू हुआ और ये तीसरी दुनिया के जो नव स्वतंत्र देश थे उनके द्वारा अपनाया गया अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और विश्व में शांति स्थापना के लिए। इस आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। इसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका निभाई है और उसकी वर्तमान समय के अंदर जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो इस आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आपकी चौथी इकाई संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें आपको चीन, भारत और अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं देखनी है। जैसे भारत की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषताओं में हम पंचशील सिद्धांत आते हैं ना, और चीन की विदेश नीति में चारा और छड़ी की नीति आती है। तो इस तरह से हर देश की विदेश नीति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन करेंगे। और भारत,
चीन और पाकिस्तान अमेरिका के आपस में क्या संबंध है, किस प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष के समय क्या संबंध रहे, क्या परिवर्तन आए, इस सब का डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आपकी 5वीं इकाई। 5वीं इकाई में है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियाँ, मतलब जो करंट अफेयर है वो कौन कौन से मुद्दे हैं वर्तमान विश्व राजनीति के अंदर करंट में। वैश्विक परिदृश्य, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो सम्मेलन होते हैं उसे पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए जैसे कोप वगैरह, उनका अध्ययन करना है। भूमंडलीकरण, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को नियंत्रण के लिए जो विभिन्न संधि समझौते हुए, जैसे आपने +2 में शॉर्ट में पढ़ा था साल्ट, स्टार्ट वगैरह, PTBT, ATT, तो इन समझौतों के बारे में। सार्क, ये क्षेत्रीय संगठन है। सार्क और आसियान, इनका कब गठन हुआ, क्या महत्व है, भारत की सार्क में क्या भूमिका है, आसियान के साथ 1996 से जुड़ा भारत, तो उसका भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद हम अब चर्चा करते हैं आपके दूसरे पेपर के बारे में। सेकंड पेपर है आपका लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अंदर आपको देखना है लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है लोक और प्रशासन। जनता और शासन, जनता का शासन, जनता और प्रशासन का सेवा, जनता की सेवा, ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता की सेवा के लिए स्थापित की जाती है। पहले लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के अंदर ही एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता था। अब लोक प्रशासन है वो एक पृथक विषय के रूप में स्थापित हो गया है। तो लोक प्रशासन है उसकी स्थापना 1887 से मानी जाती है और उसको कैसे राजनीति विज्ञान से वो पृथक होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। और प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। फिर राजनीति और प्रशासन में क्या संबंध है। और नवीन लोक प्रशासन में जनता को सहभागिता और जवाबदेही पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो ये नई संकल्पना लोक प्रशासन में कब आई और इसका लोक प्रशासन के अंदर क्या महत्व है। लोक प्रशासन की विभिन्न अध्ययन पद्धतियां हैं, वो अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में पहले यूनिट में अध्ययन करना है। दूसरी इकाई है आपकी, उसमें है प्रशासनिक व्यवहार। नेतृत्व का क्या अर्थ होता है, नेतृत्व के क्या क्या गुण हैं। विभिन्न विचारकों ने नेतृत्व के संबंध में संकल्पनाएं दी है। कोई कहता है कि जो नेतृत्व का गुण है वो जन्मजात होता है, कोई कहता है बाद में विकसित हो सकता है। तो इस तरह से उनकी क्या क्या संकल्पनाएं, उनका अध्ययन करना है। निर्णयन, इसके अंदर डिसीज़न या निर्णयन, कोई भी डिसीज़न है वो किन किन बातों को लेकर किन किन बातों पहलुओं पे चर्चा करके हम डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न के क्या प्रभाव होते हैं। इस पे हर्बर्ट साइमन ने डिसीज़न मेकिंग पे काफ़ी काम किया है, तो उनकी संकल्पना का अध्ययन करेंगे। संचार का अर्थ है सूचना का आदान प्रदान, वो कैसे होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसका प्रशासन में क्या महत्व है, क्या लाभ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जवाबदेहिता और अभिप्रेरणा। जवाबदेहिता जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है या उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारी के प्रति और निम्न अधिकारी का अपने उच्च अधिकारी के प्रति, ये जवाबदेहिता में आएगा। अभिप्रेरणा है मोटिवेशन, काम के लिए उसे प्रेरित करना। तीसरी इकाई है नौकरशाही एवं लोक सेवा की अवधारणाएं। इसके अंदर नौकरशाही का अर्थ क्या है। जैसे कि नौकरशाही को अंग्रेज़ी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, फ्रांसीसी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है डेस्क या दराज वाली मेज। नौकरशाही के लिए मैक्स वेबर ने काफ़ी काम किया है, तो उनकी क्या संकल्पनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है विकासशील समाजों में लोक सेवकों की भूमिका, भर्ती, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के बारे में
चर्चा करेंगे। मतलब भर्ती क्या है, भर्ती के क्या रूप होते हैं, आंतरिक भर्ती, बाह्य भर्ती, वरिष्ठता अनुसार, योग्यता अनुसार, ये उसके आगे प्रकार आ जाएंगे। इन पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में भी होगा प्रशिक्षण का क्या अर्थ है। मतलब एक तो होता है नौकरी में आने से पहले प्रशिक्षण, एक सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण, फिर उनके लाभ वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाएगा। चौथी इकाई है बजट। बजट का अर्थ क्या है, बजट के लिए विभिन्न पद्धतियां हैं, वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं, मंत्रालय बजट का निर्माण कैसे होता है, वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका है। उसके बाद है लेखांकन और लेखा परीक्षक, इसके अंदर है CAG और उनका अध्ययन होगा। पांचवी इकाई है प्रशासन पर विधायी। जो हमारा प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके ऊपर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना नियंत्रण कैसे रखती है हमारे संविधान में, उसके लिए क्या क्या प्रावधान और व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका अध्ययन करेंगे। भूमंडलीकरण व उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन, जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 से विश्व और भारत राजनीतिक प्रशासन में भूमंडलीकरण और उदारीकरण को अपनाया गया है। तो ये इनके आने से क्या लोक प्रशासन में परिवर्तन आया है, क्या उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये बेटा आपके दोनों पेपरों का सिलेबस है। कल हम BA फाइनल के फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।